नमस्कार दोस्तों, आप सब का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 20। ठीक है, तो ये 20वां प्रैक्टिस सेट है टॉप 40 सुपर जो हमारे एमसीक्यूज हुआ करते थे उसकी श्रृंखला, उसकी प्लेलिस्ट हमारी जो कंटिन्यू चल रही थी वो कंटिन्यू चलती रहेगी। ये 20 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। जितने भी प्रश्न अभी तक दिए गए हैं सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। जितने भी सेट दिए गए सभी के सभी इंपॉर्टेंट थे। तो सभी सेट को देखना है, स्टेप बाय स्टेप जरूर देखिएगा। जितना भी स्कोर रहता है आप कमेंट करके जरूर बताया करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं, इसका राइट आंसर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम पहला प्रश्न देखेंगे। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर पहला प्रश्न लिया गया, भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो आपको बताना है भारतीय संविधान कब पूर्ण रूप से लागू हुआ था। ठीक है, तो सन बताना है क्योंकि ये डेटें पूछी जाती हैं और डेट ही इंपॉर्टेंट होती हैं हमारे एग्जाम्स के लिए। ठीक है, तो 1 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ था। तो डेट जो है यहाँ पर याद रखिएगा 26 जनवरी 1950। अगला प्रश्न दिया गया प्रश्न संख्या 2, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो आपको बताना है संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, वो भाग पूछा गया है क्योंकि कई बार प्रश्न ऐसे भी पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा। भाग 3 में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, किसमें, संविधान के किस भाग में, तो आप बताएंगे भाग 3 में। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 3, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आपको यहाँ पे बताना है पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक दर्जा दिया गया। कौन सा वो संविधान संशोधन था। प्रश्न संख्या 3 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 73वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 73, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 73वां संविधान संशोधन है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 4, ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। अगर हम ग्राम पंचायत का सदस्य बनना चाहते हैं तो हमारी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्रश्न संख्या 4 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे। 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मिनिमम 21 वर्ष की उम्र होनी चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 5, लिखा है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो आपको यहाँ पर बताना है किसी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। तो 5 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखें तो इसका जो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो राष्ट्रपति हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, तो आप बताएंगे राष्ट्रपति। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 6, भारतीय संसद के उच्च सदन को क्या कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो 6 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी राज्यसभा। ठीक है, तो भारतीय संसद के उच्च सदन का दूसरा नाम क्या है, तो आप बताएंगे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। तो आपको बताना है शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे है। तो 4 ऑप्शन दिए गए से इसमें से राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। तो 7 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाल विवाह। तो शारदा एक्ट का संबंध किससे है, तो आप बताएंगे बाल विवाह से है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 8, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को क्यों लीपा जाता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बताना है ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को क्यों लीपा जाता है। प्रश्न संख्या 8 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन डी हो जाएगा, कीटों को दूर रखने के लिए। ठीक है, तो कीटों को दूर रखने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की जो दीवारें होती हैं, फर्श होती हैं, उन्हें लीपा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्रश्न संख्या यहाँ पर है 9, चांगपा जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास जिसे हम टेंट को हम क्या कहा जाता है, यानी टेंट का दूसरा नाम है। तो बोला गया चांगपा जनजाति द्वारा बनाए जाने वाले अस्थायी निवास यानी टेम्परेरी जो घर बनाए जाते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। स्पेशल जनजाति याद रखिएगा कौन सी, चांगपा जनजाति जो अस्थायी घर अपने बनाती है उसको किस नाम से जानते हैं।
तो 9 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रेबो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किसके नाम से? रेबो के नाम से। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 10। निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा अपने साथी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है? ठीक है, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा कीड़ा अपने साथी को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता है, वो कौन सा कीड़ा है? प्रश्न संख्या 10 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रेशम का कीड़ा। तो रेशम का कीड़ा जो होता है अपने साथी को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 11। उत्तर प्रदेश में नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश में, ठीक है, नौचंदी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? प्रश्न संख्या 11। तो 11 का यहाँ पे राइट आंसर बताना है। तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा मेरठ में। तो राइट आंसर क्या होगा? मेरठ हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 12। प्रसिद्ध बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो आपको यहाँ पर बताना है प्रसिद्ध बटेश्वर मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में लगता है? तो 12 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बटेश्वर मेला जो है आगरा में लगता है। कहाँ पर? तो आप बताएंगे आगरा में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 13। मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? ठीक है, तो आपको बताना है मिट्टी के बर्तन बनाने वाले व्यक्ति को स्थानीय भाषा में किस नाम से जाना जाता है? तो 13 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कुम्हार के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? कुम्हार। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 14। ओलंपिक खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई थी? तो आपको यहाँ पर बताना है ओलंपिक खेलों की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश से हुई थी? 14 का यहाँ पे राइट आंसर आप बताएंगे। देखिए 14 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यूनान से, जिसे हम ग्रीस के नाम से जानते हैं। ठीक है, यूनान कहें ऑप्शन में आए या ग्रीस आए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 15। हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है हमारे भोजन में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। देखिए 15 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घेंघा रोग, जिसे इंग्लिश में हम गॉइटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आयोडीन की कमी से होने वाला रोग घेंघा है, जिसे हम यहाँ पर गॉइटर के नाम से भी जानते हैं इंग्लिश में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 16। किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? ऐसा कौन सा विटामिन है जिसकी कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो 16 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी विटामिन के। तो राइट आंसर क्या होगा? विटामिन के। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 17। क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? कौन सा रोग है? क्वाशियोरकर नामक रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो 17 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, 17 का राइट आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी प्रोटीन की कमी के कारण क्वाशियोरकर रोग हो जाता है, जिसमें व्यक्ति दुबला पतला हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 18। मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो आपको यहाँ पर बताना है मलेरिया रोग किस मच्छर के काटने से होता है। तो 18 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मादा एनाफ्लीज। ठीक है, मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से मलेरिया रोग हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 19। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? यानी जल जनित, जो जल के द्वारा यानी दूषित जल पीने से होता है। ठीक है, तो 19 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हैजा रोग, जिसे हम कॉलरा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 20। विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो आपको यहाँ पर बताना है विश्व शौचालय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो 20 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे। देखिए 20 का यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिवर्ष 19 नवंबर को विश्व शौचालय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 21। जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? तो आपको यहाँ पर बताना है जल का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है। तो 21 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा,
4 डिग्री सेल्सियस याद रखिएगा। ये प्रश्न कई बार यूपी टेट में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 22। पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल का कितना प्रतिशत भाग मीठा जल, ठीक है, मीठा जल है यानी पीने योग्य मीठा जल, जिसे अलवण जल कहते हैं, जिसमें साल्ट नहीं होता है, तो उसका प्रतिशत बताना है, लगभग कितना है। तो 22 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 2.7%। लगभग पूछा गया है तो 2.7% लगभग में बताएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 23। पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन, जल का ट्रांसपोर्टेशन किसके द्वारा होता है ये बताना है। ठीक है, पौधों में जल का संवहन किसके द्वारा होता है। तो यहाँ पर देखिए 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जाइलम के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा जाइलम में जल का संवहन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 24। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटभक्षी पौधा है। तो इन 4 में से आपको बताना है कौन सा ऐसा एक पौधा है जो कीटभक्षी है, कीटभक्षी के नाम से जाना जाता है। तो 24 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन बी हो जाएगा, जिसे हम घटपर्णी के नाम से जानते हैं, इंग्लिश में हम नेपेंथिस के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 25। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। सिल्वीकल्चर का संबंध किससे है। तो 25 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे ऑप्शन ए सिल्वीकल्चर का संबंध वन एवं वन्य उत्पाद से है। किससे है, वन एवं वन्य उत्पाद। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 26। निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है निम्नलिखित में से किस जीव को किसान का मित्र कहा जाता है। तो 26 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा केचुआ। यह भी यूपी टेट में कई बार एग्जैक्ट प्रश्न या रिपीट किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 27। भारत में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में ऐसा कौन सा एक राष्ट्रीय उद्यान है जो एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है, उस राष्ट्रीय उद्यान का नाम बताना है। 27 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम राज्य में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, तो आप बताएंगे असम राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 28। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। तो आपको बताना है संसार का जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो कौन सा है। तो 28 का यहाँ पर अगर हम राइट आंसर अपना देखें तो ऑप्शन बी हो जाएगा एशिया। तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो आप बताएंगे एशिया। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 29। किस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। तो आपको यहाँ पर बताना है किस महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। तो 29 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा अटलांटिक महासागर। तो राइट आंसर क्या होगा, अटलांटिक महासागर। 29 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 30। भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। तो आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से भारत के किस राज्य में थार मरुस्थल स्थित है। तो देखिए 30 का यहाँ पे राइट आंसर अगर हम देखें तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान में। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है 31। उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश का एक राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है, उसका नाम बताना है। ठीक है, तो 31 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि लखीमपुर खीरी में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, तो आप बताएंगे लखीमपुर खीरी में। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 32। उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है। तो आपको यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम बताना है। तो 32 का अगर हम यहाँ पर राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी शारदा नहर। तो उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर का नाम है शारदा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 33। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है। कई बार यह प्रश्न पूछा गया कि गंगा नदी जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले से होकर उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। ठीक है, तो 33 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका करेक्ट आंसर हम बताएंगे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए बिजनौर जिले से होकर गंगा उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है। अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो आपको यहाँ पर बताना है अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी का नाम। ठीक है, तो 34 का यहाँ पे करेक्ट आंसर अगर देखेंगे तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा गुरु शिखर।
ठीक, याद रखिएगा गुरु शिखर जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 35, चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको बताना है चिल्का झील भारत के किस राज्य में स्थित है। तो 35 का यहाँ पे करेक्ट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ओडिशा राज्य में है। कहाँ पर है? ओडिशा राज्य में। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 36, भारत में किस राज्य को बाघ राज्य कहा जाता है, यानी टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है? तो भारत में ऐसा कौन सा राज्य है जिसे हम बाघ राज्य के नाम से जानते हैं? तो देखिए 36 का यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मध्य प्रदेश को हम टाइगर स्टेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 37, भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष का नाम। अब देखिए यहाँ पर भारतीय संविधान सभा के जो स्थायी अस्थायी ऐसा करके पूछता है, तो यहाँ पर स्थायी अध्यक्ष पूछा गया, हो सकता है अस्थायी अध्यक्ष से पूछ ले। ठीक है, तो 37 का यहाँ पे राइट आंसर बताएंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी सदस्य थे। ठीक है, स्थायी अध्यक्ष थे। अगर ये पूछ ले अस्थायी, तो यहाँ पर सच्चिदानंद सिन्हा को बताना है अस्थायी। ठीक है, दोनों प्रश्न यहीं पर हमने क्लियर कर दिए, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर 38, हमारे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? ये भी पता होना चाहिए, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है तिरंगा, ठीक है, उसके चक्र में कितनी तीलियां होती हैं, तीलियों की संख्या भी पूछी जाती है। अब देखिए यहाँ पर 38 का यहाँ पे राइट आंसर अगर देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24 तीलियां होती हैं। कितनी? तो आप बताएंगे 24। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 39, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन स्वीकार करने में संविधान सभा को कितना समय लगा, या इसके गायन की अवधि कितनी है? इसके गायन लगभग कितने समय में यह राष्ट्रीय गान जो है कंप्लीट किया जाता है? तो यहाँ पर कार्यकाल पूछा गया, नहीं समय पूछा गया है। ठीक है, तो 39 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 52 सेकेंड। कितना समय लगता है? तो आप बताएंगे 52 सेकेंड। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 40, जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो आपको बताना है जिला प्रशासन का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से राइट आंसर अपना सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो 40 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, डीएम। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? डीएम, जिसे हम जिला अधिकारी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या है यहाँ पर 41, उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो आपको यहाँ पर बताना है उत्तर प्रदेश विधान परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्यों की संख्या बतानी है। तो 41 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन सी हो जाएगा। तो विधान परिषद में कुल सदस्यों की संख्या 100 होती है। कितनी होती है? तो आप बताएंगे 100 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 42, ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो ओजोन परत जो होती है किस मंडल में पाई जाती है? हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद रखिएगा, कभी कभी ऐसा होता है इंग्लिश में ही ऑप्शन को रख देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, दोनों में पता होना चाहिए। तो ओजोन परत किस वायुमंडलीय परत में पाई जाती है? तो 42 का यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, समताप मंडल में। इसे हम स्ट्रेटोस्फेयर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या यहाँ पर है 43, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो 4 ऑप्शन में से अपना ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो 43 का यहाँ पे राइट आंसर देखेंगे, ऑप्शन डी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका फार्मूला है CO2। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 44, पर्यावरण को बचाने के लिए 3R का सही अर्थ क्या है? अब 3R जो पर्यावरण संरक्षण में यूज किया जाता है, उसका सही अर्थ यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सटीक आंसर अपना सेलेक्ट करना है और बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। अब देखिए 44 का यहाँ पर करेक्ट आंसर देखेंगे, तो 44 का यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जैसे कहते हैं कम यूज़ करना, कम उपयोग करना, पुनः चक्रण यानी रिसाइकिल करना और पुनः उपयोग करना। इंग्लिश में 3R का मतलब हो गया रिड्यूस, रिसाइकिल और रीयूज। तो रिड्यूस मीन्स कम उपयोग करना, रिसाइकिल यानी पुनः चक्रण करना, बार बार यूज़ करना उसका, या मतलब रिसाइकिल के लिए कबाड़ी को देना, फिर फैक्ट्री में जाके फिर डाल के कोई नया आइटम बन के आ जाता है मार्केट में, इस तरीके से उसे कहते हैं पुनः चक्रण। ठीक है, अब यहाँ पर रीयूज़ करना, एक बार यूज़ किया पुनः यूज़ कर सकते हैं घर में ही उसे बार बार धुल के साफ करके ऐसे, तो ये रीयूज़ है। इस तरीके से हम अपने पर्यावरण को दूषित होने से बचा सकते हैं। इस तरह से हमने टॉप 44 यहाँ पर प्रश्नों को देखा है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो में किसी भी तरीके से डाउट हो, किसी प्रश्न में डाउट हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं।
बाकी वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।